ठीक है। ओके, वाटर के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप, थ्री एटम्स। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक ऑक्सीजन और बाकी दो पोजीशंस पे क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये देखा था कि यहाँ पे इस वाटर के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए दो कोवलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व, और ये कोवलेंट बॉन्ड्स एक्चुअली इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें क्या कहा जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि दिस कोवलेंट बॉन्ड इज बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनता है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड नहीं होता, बल्कि उसका ज्यादा होल्ड किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, जिसकी वजह से आपके इस तरह के इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस या कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर क्या चीज डेवलप होती है, पोलैरिटी। इनको हम कहते हैं पार्शियल चार्जेस, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, सो अब ये जो आपका पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, किसी दूसरे कंपाउंड जिसमें इस तरह की पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है उसके साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनना जरूरी है, बिकॉज उसके बगैर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। सो हमने लास्ट लेक्चर में आइडेंटिफाई किया था कि वाटर के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है, बिकॉज उसके अंदर भी इसी तरह से आपके पास जो है वो क्या डेवलप होंगे, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। सो किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल जहां पे इस तरह के पोल्स डेवलप होंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये पॉइंट लास्ट लेक्चर में डिस्कस करने के बाद हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहले एग्जांपल हमने सॉल्ट्स की पढ़ी थी। ये सॉल्ट्स का एक अपना ऑर्डर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब आप वाटर में ऐड करते हो तो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वाटर के पास ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ज्यादा फेवरेबल इंटरेक्शंस बना सकते हैं उन इंटरेक्शंस के कंपैरिजन में जो सोडियम और क्लोराइड के दरमियान। ठीक है, सो वो ऑर्डर वहां पे ब्रेक होगा, और ऑर्डर ब्रेक होने का मतलब है डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर का बढ़ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करता है। सो सॉल्ट्स आपके जो है वो वाटर के अंदर एंट्रोपी के प्रिंसिपल की वजह से डिसॉल्व होते हैं, बिकॉज जब आप उन्हें वाटर में ऐड करते हो तो वो एंट्रोपी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से दे आर लाइकली टू डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। सॉल्ट्स को डिस्कस करने के बाद हमने पोलर सॉल्यूट्स की बात की, और पोलर सॉल्यूट्स में यही बात हो सकती है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूट जिसमें आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं किसी भी कंपाउंड की जिसमें आपके पास ये ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे कोई भी आर चेन है, सो यहाँ पे पोलैरिटी है ना। सो पोलर कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमने अल्कोहल की एग्जांपल ली थी, पोलर मॉलिक्यूल्स आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक बॉन्ड ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से उस कंपाउंड के अंदर पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे। ठीक है, सो पोलर कंपाउंड्स या पोलर सॉल्यूट्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज इनके अंदर भी ये एंड्स अवेलेबल हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के पीछे मेजर फोर्सेस कौन सी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो उसको क्रॉस ही नहीं करेगा, बिकॉज उसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो वाटर के साथ किसी भी किस्म की इंटरेक्शन डेवलप कर सके, और ना ही सॉल्ट्स की तरह वहां पे सॉल्यूट की अपनी इंटरेक्शन ब्रेक होंगी, एंट्रोपी भी इंक्रीज नहीं होगी। सोडियम क्लोराइड में तो हमने कहा था ना, सोडियम और क्लोराइड के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं बिकॉज वाटर कैन मेक मोर फेवरेबल इंटरेक्शंस विद दीस सॉल्ट्स। लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर ऐसा भी नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी हमेशा एक जैसा सॉल्यूट एक जैसे सॉल्वेंट को ही रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, देन हम गए थे टुवर्ड्स एंटीपैथिक कंपाउंड्स, और ये वो कंपाउंड्स है जिनके अंदर पोलर नॉन पोलर दोनों तरह के प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ माइसिन्स एंड बाइलेयर।
कि अगर आप किसी ऑयल को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो शुरू में आप देखते हो कि वहां पे यस 10 to 12 ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल्स है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ड्रॉप दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, और वो एक बिग जो है वो ड्रॉपलेट वो उसकी फॉर्म में असेंबल सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे माइसील कहा था। तो ऐसा नहीं होता है बिकॉज जब वो ड्रॉपलेट्स अलग अलग थे, हर एक के अराउंड वाटर का एक केज था, एंट्रोपी डिक्रीज होना शुरू हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब ओबे नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू किया, और अप्रोच करने से पता चला कि यस दिस स्ट्रक्चर इज क्वाइट स्टेबल, क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करता है, ओबे करता है। सो हमेशा आपके जो एम्फीपैथिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में किस किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, माइसील्स, बाइलेयर्स एंड वेसिकल्स। तो आगे आप लोगों ने किसी भी कोर्स के अंदर अगर ये देखा कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एक्वस मीडियम के अंदर माइसील्स बना रहा है, जैसे लिपिड की डाइजेशन की हम बात करते हैं वहां पे माइसील फॉर्मेशन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं वहां पे बाइलेयर्स बनते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स वो बाइलेयर होते हैं। सो इट मींस कि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है, एम्फीपैथिक कंपाउंड्स। दैट्स व्हाई इन्होंने माइसील्स, बाइलेयर या वेसिकल्स बनाए हैं। विदाउट एम्फीपैथिक कंपाउंड्स या एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स ये स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते। इज इट क्लियर? माइसील की तरह होता है लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है, ज्यादा फैटी एसिड या एम्फीपैथिक कंपाउंड्स है। तो बच्चों इसी इन्हीं पॉइंट्स को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हम कुछ चीजें जो लास्ट लेक्चर में कवर नहीं हुई थी उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो ऑस्मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ऑस्मोलैरिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशंस को डिवाइड करते हैं सॉल्ट और सॉल्वेंट की रेशियो की बेस पे, और तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है सॉल्यूशन को, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ऑस्मोसिस नॉर्मली कहा जाता है मूवमेंट ऑफ वाटर across a membrane. अब सपोज आपके पास एक ऐसा सेल है, इसमें एक और पॉइंट भी मैं अभी क्लियर करती हूँ, दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, और इसको आपने किसी सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिन सॉल्ट्स को हम कहते हैं दीज आर ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूट्स। ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूट्स ऐसे सोल्यूट्स होते हैं जो जिस कंपार्टमेंट, जिस सेल में जाते हैं वाटर को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसमें एक एग्जांपल आ जाती है ग्लूकोज की। अगर आपके पास सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सेल ग्लूकोज, बिकॉज ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूट है, तो ये ग्लूकोज प्रेफर करेगा कि सेल के अंदर से वाटर बाहर आ जाए, बिकॉज जहां पे ये सोल्यूट है, बिकॉज दिस इज ऑस्मोटिकली एक्टिव, ये प्रेफर करेगा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस उस डायरेक्शन में हो जहां पे ये सॉल्ट प्रेजेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, बिकॉज यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन वाटर की कम है ना, और वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई टू लो। सो इस प्रिंसिपल को माइंड में रखिएगा और ये चीज याद रखिएगा कि ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूट में हमेशा वाटर की जो डायरेक्शन है, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, उसे उस डायरेक्शन में करवाना है जहां पे ये खुद प्रेजेंट है। अगर आउटसाइड द सेल है तो वाटर बाहर आ जाएगा, इनसाइड द सेल है तो वाटर इनसाइड जाना शुरू हो जाएगा। अब इन सॉल्ट्स, ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्ट्स की प्रेजेंस में कोई सेल तीन तरह के रिस्पॉन्सेस शो करता है, और वो रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तीन डिफरेंट कंडीशंस को और उनकी वजह से होने वाले इफेक्ट्स को। आपने
एक ही सेल को 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर रखा। एक सॉल्यूशन ऐसा था जिसमें आपके नंबर ऑफ सोल्यूट्स इनसाइड एंड आउटसाइड सेम थे, ठीक है। आइसो मींस सेम और टॉनिक का मतलब यहाँ पे हम सोल्यूट लेंगे, यानी इनसाइड और आउटसाइड दोनों कंपार्टमेंट्स में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है। सो जितना वाटर आउटसाइड आ रहा है उतना ही इनसाइड जा रहा है। सो देयर इज नो नेट इफेक्ट। किस चीज पे इफेक्ट वो मैं अभी बताती हूँ। दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा सेल है जिसमें आपके पास आउटसाइड एनवायरनमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम और इनसाइड एनवायरनमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। सो वाटर क्या करेगा, इनसाइड मूव करना शुरू करेगा बिकॉज सोल्यूट इस टाइम किस कंपार्टमेंट में है, इनसाइड। सो वाटर की ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पे जाना शुरू हो जाएगी, इनसाइड। सो यहाँ पे सेल के बर्स्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज जितना वाटर अंदर जाएगा, आपका एनिमल सेल उसके अराउंड कोई सपोर्टिंग सेल वॉल नहीं है, कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है, सो डेलिकेट सेल है। सो वाटर के ज्यादा अंदर जाने की वजह से उसके वॉल्स के ऊपर, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगेगा ना यहाँ पे, सो ये बर्स्ट कर सकता है सेल। पहले ये थोड़ा सा साइज में एक्सपैंड होगा, इसको अगर मैं यहाँ पे बताऊं, ये साइज पहले इसका थोड़ा सा एक्सपैंड होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर के कॉन्स्टेंटली अंदर जाने की वजह से ये सेल क्या कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है। क्लियर हुआ? थर्ड कंडीशन आपके पास ऐसी कंडीशन है जिसमें आउटसाइड एनवायरनमेंट में बहुत सा सोल्यूट प्रेजेंट है और इनसाइड सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम। अब वाटर इनसाइड से आउटसाइड आना शुरू हो जाएगा। इसका क्या इफेक्ट होगा, सेल जो है फ्लेक्सिबल हो जाएगा, यानी श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की इसकी शेप हो जाएगी क्योंकि वाटर जरूरी है ना उसके इस पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। उसने एक प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है जिसे हम टर्गर प्रेशर भी कहते हैं। यहाँ पे जब वाटर निकल रहा है तो वो प्रेशर नहीं रहेगा जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा। तो ये 3 तरह के जो है ना, एक एनिमल सेल 3 तरह के रिस्पॉन्सेस शो कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं अक्सर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग भी इसके बारे में मजीद पढ़ के आएंगे कि एनिमल सेल्स की इस प्रॉपर्टी को माइंड में रखते हुए अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर रखा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ग्लूकोज इज आल्सो एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूट और हमें ये पता है कि हम लोग जब ग्लूकोज का इंटेक करते हैं तो बगैर सोचे समझे करते हैं, बहुत सारा करते हैं। उस टाइम पे वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर एज इट इज स्टोर नहीं होता बिकॉज अगर वो एज इट इज स्टोर हुआ तो ग्लूकोज के इतने सारे मॉलिक्यूल्स आपका जो लिवर सेल है उसको बर्स्ट कर सकते हैं, उसकी ऑस्मोलैरिटी को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो बर्स्ट कर सकता है। सो ग्लूकोज हमेशा एनिमल सेल्स के अंदर एक पॉलीमर की फॉर्म में स्टोर होता है जिसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में आपके थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज जब पॉलीमराइज हो जाते हैं तो उस पॉलीमराइजेशन के बाद उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, उसकी जो ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अपने ऑस्मोटिक पोटेंशियल में ग्लाइकोजन के एक मॉलिक्यूल के बराबर है। यानी ये चीज हमेशा आपके माइंड में रहे कि ऑस्मोटिकली एक्टिव एबिलिटी जो है ये नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। सो ग्लाइकोजन में बेशक थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज है बट इट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन और दूसरी तरफ इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो कंपेरेबल है विद सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो बजाय इसके कि ग्लूकोज के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल सेल के अंदर स्टोर हो, उन्हें ग्लाइकोजन की फॉर्म में पॉलीमराइज करा के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं ताकि ज्यादा ग्लूकोज जो है वो कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो सके। ग्लूकागोन एक हार्मोन है, ग्लाइकोजन डिफरेंट है, ग्लूकागोन डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि एनिमल सेल्स के अंदर या लिविंग सिस्टम्स के अंदर हमेशा सोल्यूट्स जो है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में स्टोर क्यों होते हैं। प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म।
हमेशा सोल्यूट्स को स्टोर किया जाता है इन देयर पॉलीमराइज्ड फॉर्म ताकि वो सेल्फ ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब नहीं करे। इसके अलावा वाटर की एक और इम्पोर्टेंस हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि बहुत से जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे सिस्टम्स के अंदर हो रहे होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम कहते हैं कि सारे जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो एक्वस सिस्टम के अंदर हो रहे होते हैं। सो किस तरह से ये वाटर जो है वो फैसिलिटेट करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शन, इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ से देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत से एंजाइमेटिक रिएक्शंस को फेवरेबल बना देता है। रिएक्शंस को क्या कहता है? फेवरेबल बना देता है। तभी हम कहते हैं कि ज्यादातर जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो इनकी प्रेजेंस ऑफ वाटर होते हैं। क्यों? इसमें एक एग्जांपल से इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन यू हैव अ सबस्ट्रेट एक्वस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है ना, सो वाटर इस सबस्ट्रेट को सराउंड करता है और इसके अराउंड उसने एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इससे पहले माइसील्स में पढ़ा था। सो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है और सबस्ट्रेट के अराउंड एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ इसी विसिनिटी में करीब कहीं एंजाइम प्रेजेंट है और एंजाइम की एक्टिव साइट या एंजाइम के अराउंड भी इसी तरह का ऑर्डर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो अब आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इस केस में अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो दिस ऑर्डर्ड केज यहां से ब्रेक होगा, यहां से वाटर ब्रेक होगा और अलग हो जाएगा। यानी ये वाटर के मॉलिक्यूल जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ये यहाँ से डिसअपियर होंगे और डिस्पर्स होना शुरू हो जाएंगे। ऑर्डर ब्रेक होगा ना, ये केज यहाँ से डैमेज होगा और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अलग होंगे। इसी तरह से सबस्ट्रेट को लाइन करने वाले जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये भी यहाँ से ब्रेक होंगे और इसके कंपैरिजन में एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शंस बनेंगे। सो ये एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे कर रही है ना, यानी एंजाइम ने नॉर्मली जब सबस्ट्रेट की एब्सेंस में एंजाइम के अराउंड एक ऑर्डर स्ट्रक्चर था, सबस्ट्रेट के अराउंड ऑर्डर स्ट्रक्चर था, बट व्हेन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इन्होंने एक दूसरे को अप्रोच किया वो ऑर्डर ब्रेक हुआ। उसके ब्रेक होने की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हुई और वो सबस्ट्रेट और एंजाइम का एक दूसरे को अप्रोच करना बिकॉज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे कर रहा है, इट मींस के फिजिकल फाउंडेशंस को अगर देखें तो दिस रिएक्शन इज फेवरेबल रिएक्शन। ठीक है? यस। माइसील फॉर्मेशन इस केस में नहीं होगी, वो एम्फीपैथिक कंपाउंड्स में होगी। ठीक है? उसके लिए कंपाउंड्स का एम्फीपैथिक होना जरूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर डिसऑर्डर की बात हो रही है कि अगर हम एंट्रोपी की सेंस में देखें तो दिस रिएक्शन इज फेवरेबल बिकॉज सॉरी एंजाइम जो है उनमें डिपेंड करता है। एंजाइम ने भी अपना जो है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाया होता है। ये जब मैं प्रोटीन्स की बात करूँ तो वहां पे बताऊंगी कि प्रोटीन्स में भी दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, पोलर नॉन पोलर, और वहां पे भी आपके पास एम्फीपैथिक का एक कांसेप्ट ओरिजिनेट हो सकता है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसाइड द कोर होते हैं और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सो डिपेंड करता है कि उस टाइम कौन सा ग्रुप एक्सपोज्ड है, वो डिसाइड करेगा कि एम्फीपैथिक नेचर शो कर रहा है, पोलर नेचर शो कर रहा है या हाइड्रोफोबिक नेचर। इस पे बात हम प्रोटीन का ले सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? दो पॉइंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं और उसके बाद एक थर्ड पॉइंट है प्रोटॉन हुपिंग, इसको डिस्कस करते हैं, देन आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की तरफ चलते हैं। So what is proton hooping? Hooping के लिए आप जंपिंग का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समटाइम्स बच्चों को ये चीज बताते बताते काफी टाइम लग जाता है।
हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने अभी डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे परेशान नहीं होना, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये हम बायोकेमिस्ट्री 2 में डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि समटाइम्स प्रोटॉन किसी एक ट्रैक, किसी एक पाथ से गुजर के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं, वो जाना बहुत जरूरी होता है। आप सबको ये तो पता है कि जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है तो इसने क्या चीज बनानी होती है, एटीपी। लेकिन ग्लूकोज से एटीपी तक का जो सफर है वो इतना आसान नहीं। सबसे पहले ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है, वो हमें पता है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनको ओपन करने के लिए इंसुलिन का अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना जरूरी है। ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगा, एंटर होने के बाद 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं जिन्हें ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, जिसके बाद ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। देन यहां से ये पायरुवेट एक और कंपार्टमेंट के अंदर जाता है जिसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें जाके कन्वर्ट हो जाता है इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एक साइकिल का पार्ट बनता है जिसे कहा जाता है टीसीए साइकिल। और इस टीसीए साइकिल के दौरान आपके पास ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से क्या चीजें बनती हैं, NADH and FADH2। और एक यहाँ पे GTP बनता है। अब इस स्टेप के बाद बारी आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जिसमें ATPs बन रहे हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो फर्स्ट 2 रिएक्शंस हैं, 2 NADH यहाँ पे बनते हैं, 2 ATPs यहाँ पे बनते हैं। आपके जो पहले 2 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल, इसमें फ्यूल की सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है, वो ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को पिक करने के लिए NAD+ और FAD+ अवेलेबल होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को पिक करने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं NADH में और FADH2 में। यानी ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को पिक करने के बाद रिड्यूस हो गए, NADH और FADH2 में कन्वर्ट। यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज निकाल रहा था उनको पिक किसने किया, NAD+ और FAD+। अब इन NADH और FADH2 ने ATPs बना, बिकॉज ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन तो हुई इसीलिए थी कि एंड पे क्या चीज बने, ATP बने। अब इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो यहां से मैं ये चीज हाईलाइट करती हूँ कि इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे एक एंजाइम होता है ATP सिंथेज। इनको देख के अभी परेशान नहीं होना, ये सब मैंने आपको करवाना है, सिर्फ मैं एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ। दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस कंपार्टमेंट जो इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान है, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक स्पेस है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस कहां पे प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब होगा क्या कि ये जो NADH और FADH2 यहां से बने हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये यहां से कॉम्प्लेक्सेस की तरफ आएंगे और इन कॉम्प्लेक्सेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनके मुकाबले में ज्यादा है, सो ये इलेक्ट्रॉन इनसे छीन लेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के कॉम्प्लेक्स 1 के पास चले गए, कॉम्प्लेक्स 1 से कहां पे 2, 3, 4 और 4 यहां से आगे पास कर देता है ऑक्सीजन को और उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, वाटर। ये आपने एफएससी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। सॉरी, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो एटीपी सिंथेज का स्ट्रक्चर होता है 1 and F नॉट पार्टिकल्स, जिनको हम नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर रहे हैं उस दौरान कुछ कॉम्प्लेक्सेस बहुत स्मार्टली इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को यूज करते हैं और प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उठा के कहां पे भेज देते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। नॉर्मली ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन्स NAD8 से निकल के इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, बिकॉज इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी निकलती है। ये फेवरेबल प्रोसेस है, ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। इस एक्सर्गोनिक प्रोसेस के दौरान रिलीज होने वाली जो एनर्जी है उसको ये सेल यूज करते हैं और प्रोटॉन्स को उठा के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहां पे ले जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। यानी एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हुई, उस एनर्जी को यूज करते हुए एक एंडरगोनिक रिएक्शन हुआ। प्रोटॉन्स एक कंपार्टमेंट से निकल के कहां पे चले गए, दूसरे कंपार्टमेंट से चले गए। इसी तरह से आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी ये काम करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में भी ये काम होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर के ऑक्सीजन तक पहुंच गए, लेकिन प्रोटॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए। इसका क्या फायदा था? एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास किसी स्पीशी, किसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होता है दो कंपार्टमेंट्स में, तो ये डिफरेंस एक्चुअली इज अ रिच सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आप अगर किसी मॉलिक्यूल को, किसी भी सब्सटेंस को ग्राउंड से उठा के हाइट तक लेके आते हो तो आप कहते हैं बिकॉज द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द हाइट, उसमें एक जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो हमेशा जहां पे डिफरेंस हुआ वहां पे क्या चीज ओरिजिनेट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। सो इट मींस कि इस टाइम आपकी पोटेंशियल एनर्जी का रिच सोर्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट हो गए और प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम रहती। और दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास वो स्पीशी न्यूट्रल है, सपोज मैं यहाँ पे कहती हूँ कोई भी मॉलिक्यूल ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकला और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चला गया, तो बिकॉज वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, उसकी अपनी सिर्फ कंसंट्रेशन का डिफरेंस पैदा हुआ, तो सिर्फ हम ये कहेंगे कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिनेट हुई है। बट यहाँ पे प्रोटॉन्स इटसेल्फ चार्ज्ड है, सो ना सिर्फ प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन का डिफरेंस पैदा हुआ है बल्कि उसके साथ साथ चार्ज का डिफरेंस भी यहाँ पे होगा। एक कंपार्टमेंट नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा कंपार्टमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो इसका मतलब है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी उसकी मैग्नीट्यूड डबल होगी, बिकॉज एक खास किस्म का मॉलिक्यूल, एक खास किस्म की स्पीशी की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है और बिकॉज वो स्पीशी चार्ज है, सो आपके पास एक कंपार्टमेंट पॉजिटिव है और दूसरा कंपार्टमेंट क्या है, नेगेटिव है। सो नाउ these protons are very rich source of potential energy. अब अगर ये, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, यानी इनके पास बहुत हाई फाइनेट फोर्स है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब अगर ये प्रोटॉन किसी रास्ते से गुजर के वापस आ गए तो इनके साथ वो फोर्स भी आएगी ना। ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मली प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लेके जाते हैं, ये उसको वापस नहीं आने देते बिकॉज दीज आर यूनिडायरेक्शनल। तो इसका मतलब है कि ये पाथ भी अवेलेबल नहीं है, यहां से भी वापस नहीं आ सकते और यहां से भी नहीं आ सकते। तो अब प्रोटॉन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं आने देगी बिकॉज ये चार्ज स्पीशी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो चार्ज मॉलिक्यूल को गुजरने ही नहीं देती। सो प्रोटॉन्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता है जहां से ये अपनी इस कंसंट्रेशन के डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, वापस रिस्टोर कर सकते हैं, एंड दिस इज अ प्रोटॉन चैनल इन एटीपी सिंथेज। सो एटीपी सिंथेज ने क्या करना है, उन प्रोटॉन्स को पाथ प्रोवाइड करना है। ओके, कंसंट्रेशन का डिफरेंस हुआ है जनरेट, तो मेरे प्रोटॉन चैनल से गुजर के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस आ जाओ मैट्रिक्स में, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास है उसे यूज करते हुए मैंने एटीपीज बनाने। सो जो एटीपी सिंथेसिस का एक हाईली एंडरगोनिक प्रोसेस है उसके लिए एनर्जी कौन देगा, ये प्रोटॉन्स देंगे। सो इट मींस कि अगर किसी वजह से प्रोटॉन्स इस कंपार्टमेंट से उनके ऊपर वाले कंपार्टमेंट में ना जाते
पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस ना होती तो एंड पे एटीपीज नहीं बनने। समझ आई ये बात? सो इट मींस कि समटाइम्स कुछ रिएक्शंस के लिए, कुछ बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए प्रोटॉन्स का मूव करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, बट इसके अलावा भी बहुत से प्रोसेसेस हैं। इवन सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन के थ्रू प्रोटॉन्स बड़े क्विकली मूव करते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट सबके माइंड में है कि प्रोटॉन्स मूव करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट, एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज। क्या चीज? प्रोटॉन्स का वापस आना। उसके लिए ये एटीपी सिंथेज जो है ना, जिसे समटाइम कॉम्प्लेक्स 5 कहा जाता है, इसके अंदर एक पोर होता है जिसे प्रोटॉन चैनल कहा जाता है। यहाँ से गुजर के प्रोटॉन वापस आते हैं मैट्रिक्स में, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान अपनी एनर्जी देते हैं किसको? एटीपी से एटीपी फॉर्मेशन के प्रोसेस। ये आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री 2 के 3 चैप्टर्स की समरी है, जो कि एक डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन की है। इसको इंशाल्लाह इन डिटेल आप लोग वहां पे पढ़ोगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी प्रोटॉन होपिंग एंड जंपिंग। वापस आ जाए वहीं पे, ठीक है? अब प्रोटॉन होपिंग क्या होती है या प्रोटॉन जंपिंग किसे कहते हैं, ये तो आप सबको पता है कि प्रोटॉन्स मूव कर सकते हैं। अब प्रोटॉन्स की मूवमेंट को फास्ट करने के लिए, बिकॉज प्रोटॉन इटसेल्फ चार्ज्ड है और सेल में बड़ा कंपटीशन है कि प्रोटॉन को कोई दूसरा नेगेटिवली चार्ज या कोई और मॉलिक्यूल पिक ना करे। सो हमें एक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक ट्रैक को फॉलो करना है जहां से गुजरते हुए प्रोटॉन्स जो है वो अपने स्पेसिफिक साइड तक जा सके। सो समटाइम ये ट्रैक कौन सा ट्रैक होता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स का। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से। अब आप ये समझिएगा कि ये वाला जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे, दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और जो ये प्रोटॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। दिस इज इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स मैंने बताई है ना, ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो दोनों मेम्ब्रेन्स बाइलेयर है ना, तो ये आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से होगी जिसमें ये लिपिड बाइलेयर, फिर आपके पास स्पेस होगी और इनर मेम्ब्रेन होगी और इसमें भी ये लिपिड बाइलेयर। तो ये जो बाइलेयर मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, एक्चुअली ये किसकी है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। समझ आ रहा है? और इससे पीछे वाला जो कंपार्टमेंट होगा, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस थे, आप ये समझें कि जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस से प्रोटॉन्स निकल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहां पे जाते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो एक्चुअली इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कुछ चैनल्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन चैनल्स कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रोटॉन्स की मूवमेंट कराते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 के अंदर जो चैनल्स हैं वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजते हैं, और एटीपी सिंथेज के चैनल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कहां पे लेके आते हैं? मैट्रिक्स में वापस। सो इनके अंदर एक्चुअली आपके पास ये जो ट्रैक है, ये जो चैनल है, सपोज दिस इज चैनल, ये वो चैनल है जहां से प्रोटॉन्स ने गुजरना है और यहां से उन्होंने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज होना है। एक्चुअली इस चैनल के अंदर यू हैव सीरीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसमें से सबसे पहले क्या होता है कि आपका ये जो टर्मिनल पोजीशन पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये अपना प्रोटॉन सबसे पहले रिलीज कर देता है। तो अब यहाँ पे प्रोटॉन डेफिशिएंसी हो गई। अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन पिक करता है, उसको अटैच करवा देता है, और यहाँ पे प्रोटॉन डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अपनी इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन पिक करता है और यहाँ पे उसको रिस्टोर करता है। अल्टीमेटली जो मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन है उसको लास्ट वाटर मॉलिक्यूल रिसीव कर लेता है। यानी ऐसा नहीं होता कि प्रोटॉन यहाँ से उठेगा और फिर इस ट्रैक को फॉलो करते 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 ऊपर जाएगा, बल्कि इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट करने के लिए आपका फौरी तौर पे प्रोटॉन जो है वो टर्मिनल वाटर मॉलिक्यूल से डिस्चार्ज होता है
और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रैक से एक एक करके प्रोटॉन जो है यहाँ पे ऐड होगा। इसको आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। सो दिस प्रोटॉन हुपिंग इज एक्चुअली द प्रोसेस जो कि प्रोटॉन की मूवमेंट को बहुत ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट करते हैं। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, इसके बाद आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है प्रोटॉन हुप है पूरी, जिसमें ये आपका प्रोटॉन अगर सपोज यहाँ से रिलीज होता है या अलग होता है या इसने इस ट्रैक को फॉलो करना है, सपोज दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, तो ये प्रोटॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, देन नेक्स्ट और इस तरह से वाटर अल्टीमेटली अपना प्रोटॉन उस मीडियम या उस कंपार्टमेंट में डोनेट कर देगा जहां पे उसने रिलीज होना। सो ये जो पूरा आपके पास एक ट्रैक है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल का, दिस इज अ फंक्शनल ट्रैक। सो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सिर्फ वहां पे सोलबिलिटी के पर्पस के लिए नहीं है, वो वहां पे सोल्यूट्स को डिसॉल्व करने के लिए नहीं है, वो उसके अपने स्ट्रक्चर को तो मेंटेन करता है लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, बायोकेमिकल फंक्शंस को फैसिलिटेट भी करती है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये प्रोसेस मल्टीपल कंपार्टमेंट्स के अंदर होता है। यहाँ पे आप इसको एज एन एग्जांपल जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसको एज एन एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं। यानी जो मैंने अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस किया उसमें बताया ना कि आपके पास कॉम्प्लेक्सेस है जहां से प्रोटॉन निकल के दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं, तो उनके अंदर जो प्रोटॉन चैनल है वहां पे ये प्रोसेस हो रहा होता है। इज इट क्लियर? देखिए आप लोगों को याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस चैप्टर के स्टार्ट में कि यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समटाइम्स चैप्टर क्लियर करने के बावजूद जो है वो कंफ्यूजन छोड़ जाते हैं। सो अब से ऑनवर्ड जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग आयोनाइजेशन, एसिड, बेसिस, बफर्स, इन पॉइंट्स को, टाइट्रेशंस को क्लियर करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अटेंटिव रहना है, टाइमिंग जो भी है लेकिन आप लोगों की फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वाटर के फंक्शंस देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख ली, लेकिन अब वाटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है विच इज आयोनाइजेशन, इसको पहले देखते हैं कि वाटर किस तरह से आयोनाइज होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर और इसकी आयोनाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है पीएच के ऊपर या बफर्स की वर्किंग के। सो नॉर्मली हम कहते हैं कि वाटर की आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी वाटर अपने आयंस जिनसे मिलकर ये बना है उसमें डिसोसिएट हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है, प्रोटॉन्स एंड OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है और ये प्रोसेस जो है ये दोबारा से वाटर की फॉर्मेशन भी कर सकता है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर हम वहां पे बात करते हैं, उसके रेट की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आइडिया होना चाहिए। यानी जितने भी जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं हम उनमें देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन किस रेट से होगा, रिवर्स रिएक्शन किस रेट से होगा, उसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं व्हिच इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर आपके पास रिकॉर्डिंग में नजर नहीं आ रहा है, आपको पीछे से नजर नहीं आ रहा। ओके, सो ये आपके पास एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है जिसमें वाटर आयोनाइज हो सकता है और अगर इस रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास आएगा के इक्विलिब्रियम व्हिच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ concentrations of products divided by concentrations of reactants। यानी हमने ये देखना होता है कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है या उस टाइम पे दोनों रिएक्शंस का रेट एक जितना है। इसके लिए हमें कंसंट्रेशंस का पता होना चाहिए ना कि कितने रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है। अगर यस
ओके, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में, जैसे मैंने आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की बात की, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है कि वाटर की आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी वाटर अपने आयंस में डिसोसिएट हो सकता है और वो आयंस वापस रीएसोसिएट होकर वाटर का इंटैक्ट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इट मींस कि इसके अंदर आपके पास फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन दोनों तरह की प्रोसेसेस जो है, सॉरी, डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन, या इन अदर वर्ड फॉरवर्ड और रिवर्स, दोनों किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब हमने ये देखना है कि आपका एक जो वाटर है, ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। नॉर्मल कंडीशन से मेरी मुराद स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर रखते हैं, व्हिच मींस टेम्परेचर रख लिया 25 डिग्री सी, इसी तरह से प्रेशर रख लिया 1 atm और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रख ली 1 मोल। इन कंडीशंस के अंदर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप स्टडी करते हो तो आप कहते हो कि दिस रिएक्शन इज स्टैंडर्ड रिएक्शन। सो स्टैंडर्ड कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। यानी स्टैंडर्ड इसलिए किया ताकि हर एक रिएक्शन को जब आप स्टडी करने लगो तो उसमें कोई भी ऐसा फैक्टर ना हो जो रिएक्शन मिक्सचर को या कंपोजिशन को चेंज कर सकता है। जैसे टेम्परेचर की वजह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया 25 ताकि एक टेम्परेचर के ऊपर देख सको कि ये 2 या 3 रिएक्शंस कैसे बिहेव करते हैं। इसी तरह से प्रेशर का इफेक्ट होता है तो प्रेशर को भी कांस्टेंट रख दिया, कंसंट्रेशंस का इफेक्ट होता है तो कंसंट्रेशंस को भी कांस्टेंट रख दिया। सो गिवन कांस्टेंट कंडीशंस के अंदर जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि इन कंडीशंस में कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ज्यादा बना रहे हैं तो रिएक्शन फेवरेबल है, वो प्रोडक्ट को फेवर करता है। अगर रिएक्टेंट्स एज इट इज रहते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट्स की हाई है, तो इट मींस कि रिएक्शन तो फॉरवर्ड जा ही नहीं रहा, प्रोडक्ट तो बन ही नहीं रहे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमें रिएक्शन की डायरेक्शन या प्रोग्रेशन का आइडिया देता है कि इस टाइम पे रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगी या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। समझ आया इस बात की? ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे वाटर का ये जो रिएक्शन है इसका के इक्विलिब्रियम निकाल लें तो दिस के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट्स दो है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन और दूसरी आपके पास कौन सी है? OH नेगेटिव। सो इन दोनों का भी प्रोडक्ट जाएगा, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर रिएक्टेंट्स देखें तो वो आपके पास क्या है? सिर्फ H2O। सो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आया कि अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर इस केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट प्रोटॉन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन और प्योर वाटर की कंसंट्रेशन पता हो तो हम उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सो यहाँ पे आप अगर न्यूट्रल वाटर की बात करो तो न्यूट्रल वाटर के केस में कहा जाता है कि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन होती है 1 × 10⁻⁷ मोलर, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होती है 1 × 10⁻⁷ मोलर, और आपके पास जो वाटर की कंसंट्रेशन है दिस इज एक्चुअली अ वेरिएबल फैक्टर जो कि चेंज हो सकती है। ठीक है। इस केस में इन सब एक्सप्रेशंस को पुट करने के बाद जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपके पास आती है दिस इज 55.5 मोल। ये इटसेल्फ एक कांस्टेंट है बिकॉज इन कंडीशंस के ऊपर रिएक्शन चेंज नहीं होता। इन कंडीशंस के ऊपर आप जितनी दफा के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करोगे वो 55.5 मोलर ही आएगा बिकॉज उन कंडीशंस का इफेक्ट 0 रहेगा ना। ठीक है। तो जी ये मैं भी बताती हूँ, ये मैंने कहा है न्यूट्रल वाटर के केस में, लेकिन इस कंडीशन में ये फ्लक्चुएट कर सकती है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो फ्लक्चुएट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना वॉल्यूम यूज करते हैं। बिकॉज वाटर में हम लोग जो है वो डेंसिटी के पैरामीटर को साथ अप्लाई करते हैं क्योंकि ये लिक्विड है। ठीक है। सो ये दोनों कंसंट्रेशंस, आयंस की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगी लेकिन वाटर की अपनी कंसंट्रेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर भी डिपेंड करेगी।
तो यहाँ पे ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया 55.5 मोलर जो कि के इक्विलिब्रियम। सो अब से ऑनवर्ड अगर के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन कहीं पे आता है तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे 55.5 मोलर। अब यहां से दोबारा हम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं और ये कहते हैं कि आपके पास जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन हमने अभी देखी या मोलैरिटी देखी, ये कितनी है 55.5 मोलर, ठीक है। और इससे अगर हम के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करते हैं, अच्छा ये मोलैरिटी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं पीछे जो आप लोगों ने पढ़ी है। इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने के इक्विलिब्रियम डिस्कस किया है व्हिच इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। और आप लोगों से मैंने ये कहा है कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है या वाटर की जो मोलैरिटी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कितनी आती है 55.5 मोलर। सो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट बल्कि नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करके लेके आओगे कि किस तरह से मोलैरिटी का फॉर्मूला आता है आप लोगों को mass over molecular mass 1 into volume in dm3। सो अगर आप यहाँ पे 1 dm3 वाटर को कंसीडर करो, उसका मैस और मॉलिक्यूलर मैस लगाओ जो कि आप लोग करके लाओगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा इट विल बी 55.5 मोलर, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर वाटर प्योर है यानी इसके अंदर आपने किसी एसिड या बेस को ऐड नहीं किया तो उसकी मोलैरिटी हमेशा कितनी आएगी 55.5 मोलर। सो प्योर मैम इसे ऊपर लिख दे, नजर नहीं आ रहा। प्योर वाटर की मोलैरिटी इटसेल्फ एक कांस्टेंट फिगर है एंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द फिगर इज 55.5 मोलर। अब इस एक्सप्रेशन में हमें एक चीज तो समझ में आ गई, ये वैल्यूज अभी अननोन है। अभी मैंने कहा था कि इनकी कंसंट्रेशन 1 into 10⁻⁻7 होती है और इसकी कंसंट्रेशन 1 into 10⁻⁻7 होती है, लेकिन हम अभी इसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अभी ये अननोन है। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हमें अभी सिर्फ एक चीज की वैल्यू का पता है और वो कौन सी चीज है वाटर की कंसंट्रेशन, और वैल्यू कितनी है 55.5 मोल। इसके अलावा मैंने एक और चीज आप लोगों के सामने भी कही थी और वो ये थी कि प्योर वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इटसेल्फ एक कांस्टेंट है, या किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा और उसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सी, प्रोटॉन कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 atm होगा, तो इन कांस्टेंट कंडीशन में आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा एक कांस्टेंट या एक फिक्स्ड वैल्यू आए। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ कांस्टेंट। ये कंसंट्रेशन का कंपैरिजन क्या है कांस्टेंट है। सो के इक्विलिब्रियम भी एक कांस्टेंट है, इसका मतलब है इसकी भी वैल्यू क्या होगी फिक्स्ड होगी जो कि नॉर्मली चेंज नहीं होगी। And this constant has a value of 1.8। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी है ये हमने कैलकुलेट नहीं की हुई, ये वैल्यू किसी केमिकल रिएक्शन को जो अभी गिवन कांस्टेंट कंडीशंस मैंने बताई है ना, उन कंडीशंस पे स्टडी करने के बाद बायोकेमिस्ट जो है वो उसे नोट करके पब्लिश करते हैं। तो आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना तो हर केमिकल रिएक्शन का एक खास के इक्विलिब्रियम आपको वहां पे मिलेगा। सो ये वैल्यू अनचेंज्ड है, कांस्टेंट है, जिसको हम एज इट इज यूज करते हैं जब हम रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशंस में कंसीडर करते हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर दो वैल्यूज नोन है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू का पता है और ये कितनी है 1.8 into 10⁻⁻16 मोलर, और दूसरी तरफ हमें पता है कि प्योर वाटर की मोलैरिटी या प्योर वाटर की कंसंट्रेशन हमेशा कितनी होती है 55.5। तो हम इस अननोन कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें इस एक्सप्रेशन में दो वैल्यूज का पता है। सो अब हम इनके अंदर इन वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या
आंसर आएगा। ये मोलैरिटी वाला आप लोग सॉल्व करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में मैं किसी भी स्टूडेंट का चेक कर सकती हूँ। सो अब अगर इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज हम पुट करते हैं, सो K इक्विलिब्रियम की जगह जाएगा 1.8 into 10⁻⁻16 मोलर is equal to proton concentration, OH negative ion concentration divided by 55.5 मोलर। तो अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 1.8 into 10⁻⁻16 मोलर multiplied by 55.5 molar is equal to proton concentration into OH negative concentration। इनको मल्टीप्लाई करें जरा, कैलकुलेटर है अगर तो इनको मल्टीप्लाई करें। जी जी जल्दी बताएं। जी बताएं। 99.9 into 10⁻⁻16 मोलर स्क्वायर। ठीक है, सो अब आप अगर इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करते हो 0.9, यानी इस डेसिमल को आप 2 डिजिट्स जो है वो पीछे लेके आते हो, तो ये आपके पास आएगा 0.9 इंटू आवाजें आनी चाहिए इंटू 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर, जिसको हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, सो अब ये आपके पास एक्सप्रेशन है कि आपके पास प्योर वाटर की आयोनाइजेशन जब होती है स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में K इक्विलिब्रियम का ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में दो वैल्यूज हमें पता है, K इक्विलिब्रियम ऑलरेडी नोन है व्हिच इज 1.8 into 10⁻⁻16 मोलर, और दूसरी तरफ हमें पता है कि प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी है 55.5 मोलर। सो जब आप इन वैल्यूज को पुट करके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो तो इन दोनों कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट प्रोटॉन एंड OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है 1 into 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। एक और पॉइंट जो हम नॉर्मली कहते हैं कि प्योर वाटर के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन हैं, यानी प्योर वाटर के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दी OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। सो इट मींस कि इन दोनों में से अगर किसी एक की कंसंट्रेशन निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, इसका हाफ हो जाएगा। सो प्रोटॉन कंसंट्रेशन कितनी आएगी 1 into 10⁻⁻7 मोलर। अब मैंने सिर्फ मोलर लिखा है बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसंट्रेशंस। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आपने OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन देखनी है तो ये भी कितनी होगी 1 into 10⁻⁻7 मोलर, और जब इनका प्रोडक्ट लोगे तो अगेन यही एक्सप्रेशन है। तो इस पूरे आयोनाइजेशन के फैक्टर से हमें ये पता चला कि जब वाटर प्योर वाटर आयोनाइज होता है उसमें प्रोटॉन्स की कितनी कंसंट्रेशन होती है 1 into 10⁻⁷ मोलर, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 into 10⁻⁷ मोलर।